बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, मैडम चांदरवीन एंड हमारे डॉक्टर साहब, जिन्होंने इस सिलसिले को, जो कि एक बड़ा अच्छा एकेडमिक सेशन है, इसमें हमारे सारे कोचेस की और प्लेयर्स की और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिवीजन ऑफिसर जिनकी भी है, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, तरबियत के हवाले से, नॉलेज के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट हो, डिवीजन हो, तहसील लेवल पे, कोचेज के लेवल पे, सारे जो एक सिलसिला शुरू किया गया है उसमें बेहतरी लाई जा सके। क्योंकि आप जैसा कि अभी कोविड का सिलसिला जारी और सारी है, बेहतरी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आ गई कोविड के लिहाज से, लेकिन हमारी जो एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, वो पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी। तो इस टाइम को इस्तेमाल करने के लिए, इस एक्टिविटी को, कि ताकि हमारी जो ट्रेनिंग का हिस्सा है और वो हमारा जारी सारी रहे, तो इसी सिलसिले में जो वेबिनार का सिलसिला शुरू किया गया है, तो आज इसकी ये दूसरा मरहला है। आज हम इसको शुरू करते हैं। तो स्पेशली मैं इस सिलसिले में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं और मिनिस्टर साहब और डीजी साहब, सबका शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, जो कि एक पूरी एकेडमिक एक्टिविटी है और इसमें सबके लिए बेहतरी है। तो मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब को बहुत शुक्रिया, ताकि आइंदा भी ये हमारा सिलसिला जो कि टीचिंग और ट्रेनिंग है वो जारी और सारी रह सके। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे रिटर्न टू प्ले पे। जैसा कि हमने लास्ट बात की थी कि हाउ वी कैन प्रिवेंट इंजरी, अगर इंजरी हो गई है तो हम उसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा प्लेयर एक इंजर्ड था या उसको हमने ट्रीट किया, जो हमारा एक प्लेयर इंजर्ड था उसको हमने ट्रीट किया है, तो उसको वापस रिटर्न टू प्ले, रिटर्न टू स्पोर्ट्स किस तरह लेना, उसके लिए क्या मरहले हैं, किस तरह उसको हम कंटिन्यूअली इन्वॉल्व करेंगे एक्टिविटी में, ताकि वो जो कि अपने प्री इंजरी लेवल, यानी उसको जो चोट लगी है उससे पहले जिस लेवल पे वो खेल रहा था उसी लेवल पे वो अपने आप को किस तरह वापस लेके आता है। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं आज रिटर्न टू प्ले पे। सबसे पहले जब भी कोई चोट लगती है, फॉर इंस्टेंस एक प्लेयर खेल रहा था, हॉकी खेल रहा था, उसको हॉकी की स्टिक लग गई, या बैडमिंटन खेल रहा था तो उसको कोई चोट लग गई, गिर गया है। इसी तरह फुटबॉल का प्लेयर है, उसको अगर कोई नी पे इंजरी आ गई है, तो उसका जो नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, इमीडिएटली वो क्या रिस्पॉन्स करेगा। डेफिनेटली जहाँ पे भी चोट लगेगी वहाँ पे दो तीन चीजें होंगी। सबसे पहले वहाँ पे कोशिश हो जाएगी, स्वेटिंग बोलते हैं, या देन हम देखेंगे कि उस जगह पे रेडनेस, उससे आप उस पेशेंट को असेस करेंगे कि क्या इसको इंजरी जो हुई है उसका बॉडी रिस्पॉन्स जो दिया है वो किस वजह से। अगर तो हल्का फुल्का सा पेन होगा तो वो भी आपको इन्हीं बॉडी के रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो लेवल है बड़ा मिनिमल सा है। अगर तो सीवियरिटी ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड इस तरह करेगी कि पेशेंट अपने खुद पे चल ही नहीं सकेगा। अगर उसको नी पे जॉइंट पे चोट लग गई है, पूरे लिगामेंट जॉइंट के टूट गए हैं, तो पेशेंट अपने पाँव पे उठना नहीं हो सकता, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कि उसको पेशेंट को रिस्पॉन्स में बॉडी ने इतना रिस्पॉन्स किया कि चल भी नहीं सकता। सो बॉडी का रिस्पॉन्स आपको बताता है फर्स्ट इंडिकेशन कि बॉडी में जो चोट है उसकी नोयत कितनी शदीद है, सेवेरिटी ऑफ इंजरी क्या है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि जब बात की कि ट्रेनिंग हम कोच की कर रहे थे या डिवीजन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आपको मैं ये बताता चलूँ जितने भी हमारे ट्रेनर है इसकी इतनी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है कि हम 70% ऑफ द पेशेंट को इंजरी से या प्री इंजरी ले जा सकते हैं और हम री इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और पूरी पूरी कोशिश करें और उनकी पूरी ट्रेनिंग करें। देखा गया है एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो उसमें पेशेंट का 70% लॉस होता है, और अगर उसको ट्रेनिंग और क्रिएटिव ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए तो 3% रह जाता है। तो जो अच्छा कोच है, जो ट्रेनर है, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोनों की ट्रेनिंग, ट्रेनर की और एथलीट की, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है।
सॉरी, इधर नाना से ग्रीन का था। अब आपको भी क्लियर नजर आ रहा है? हाँ, ठीक है सर। सो सो एक जो बड़ा डिफरेंस है एक अच्छे ट्रेनर का, कोच का, वो अपने प्लेयर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि आपने उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है। आपने अगर इंजरी हो गई है तो इसको किस तरह रीहैब करना है, फिर रिटर्न टू प्ले आ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, री इंजरी से प्रिवेंट करना है कि अगर दोबारा प्लेयर की, आपने एक फॉरेस्टर प्लेयर था, उसको नी पे इंजरी थी, आपने उसको पूरा रिहेबिलिटेट किया, पेशेंट वापस रिटर्न टू प्ले आ गया, लेकिन उसकी पूरी ट्रेनिंग जो थी वो पूरी प्रॉपर ना हो सकी, तो उसको री इंजरी का चांस बहुत ज्यादा होगा, बल्कि प्री इंजरी लेवल से भी ज्यादा होगा। फॉर इंस्टेंस एक हम और टर्म यूज करते हैं कि एक स्विमिंग का प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसका ट्रेनर उसको पता ही नहीं है या कोच को उसको पता ही नहीं है कि मैंने अपने प्लेयर को कितने घंटे जो है ना स्विमिंग डेली करवानी है, वो उसको ओवर ट्रेनिंग करवा देता है। उसे हम बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। बजाय उस हमारे प्लेयर को, एथलीट को फायदा होने के उल्टा नुकसान होता है कि वो बनता है ट्रेनिंग इसको इतनी ज्यादा करवा दी गई है कि ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में चला गया कि वो अपनी परफॉर्मेंस जब इवेंट होगा उसमें वो शो ही नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा एक अच्छा ट्रेनर और अच्छा कोच होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो फर्क आपने इस स्लाइड में देख रहे हैं कि 70% रोल है कि किस तरह वो अपने प्लेयर को प्री इंजरी लेवल और री इंजरी से प्रिवेंट कर सकता है। सो तो आज जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इसकी क्या डेफिनेशन क्या है, और किस तरह हम अपने जो पेशेंट, हमारे जो प्लेयर्स हैं, अगर वो इंजर्ड हो गए हैं तो उनको रिटर्न टू स्पोर्ट्स करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम यूज करेंगे। ये 6 स्टेप्स हैं जिसको हम आज से वन बाय वन करके इन डिटेल डिस्कस भी करते जाएंगे। और इसके आप क्वेश्चन को नोट करते जाएं, अगर एट द एंड ऑफ सेशन आप कोई क्वेश्चन करना चाहें इसके मतलब जो चीज समझ ना आई हो, मेरी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि सारी कन्वर्सेशन, सारी प्रेजेंटेशन उर्दू में हो, तो तुम्हारी सारी बात कौमी जबान है तो बेहतर ये है। अदरवाइज वी कैन कन्वर्सेट इन पंजाबी एज वेल अगर आपको है, और इंग्लिश डेफिनेटली। सो रिटर्न टू प्ले सबसे पहले क्या है? रिटर्न टू प्ले है क्या? रिटर्न टू प्ले है जी कि द प्रोसेस ऑफ एन इंजर्ड एथलीट गो थ्रू इन ऑर्डर टू सेफली रिज्यूम स्पोर्ट्स कंपटीशन। यानी कि एक प्लेयर है, उसका ड्यूरिंग प्लेइंग उसका कंधा जो है ना, शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो गया, कंधा निकल गया। अब पेशेंट को इमीडिएटली तो हम वापस नहीं भेज सकते कि वो अपने जो बंदा कंधा, हमारे ट्रेनर या कोच या फिजियो डॉक्टर, टीम डॉक्टर है मौजूद है, उसने वो कंधा चढ़ा दिया और आप दोबारा मैच में चला गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस प्रोसेस होगा जिसके थ्रू वो रिहेबिलिटेट होगा, यानी उसकी जो वहां पे जाएगा, उसके बाद वो पेशेंट जो है ना अपनी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, यानी वो स्पोर्ट्स कंपटीशन में वो दोबारा जा सकता। यानी कि प्रोसेस के इंजर जब हो गया उसके बाद उसने रीहैब जो किया और उसके बाद वो स्पोर्ट्स कंपटीशन में दोबारा इन हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिटर्न टू स्पोर्ट्स और रिटर्न टू प्ले। कुछ हजरात के ना माइक ऑन है, काइंडली वो म्यूट कर लें ताकि सबको आवाज में आसानी आए, क्लियरली आए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि सबसे बड़ा, आधार बात आप कोच हैं, ट्रेनर हैं, आपकी जिम्मेदारी आती है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा कि जी, या तो टीम फिजिशियन है या टीम डॉक्टर है, कि जी मैं अब कब अपने प्लेयर को वापस मैदान में उतारेंगे, कब आप उसे कहेंगे जाए जी आप रिटर्न टू प्ले करें, रिटर्न टू स्पोर्ट्स करें। ये डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये वेरी करता है, जो कि मैंने पहली स्लाइड में बताया कि क्या इसकी इंजरीज की स्वेरिटी क्या है, इंजरी के लिए ट्रीटमेंट क्या लिया गया, क्या वो प्लेयर को हमने सिंपल वर्जिशों से ठीक कर लिया, क्या पेशेंट की कोई सर्जरी करनी पड़ी, या पेशेंट को बेड रेस्ट से ही ठीक हो गया। ये डिसीजन वो आपका सोलली होगा, ट्रेनर का होगा, कोच का होगा, टीम डॉक्टर का होगा, फिजियो का होगा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कि किसने किसको प्लेयर को आपने कब रिटर्न टू प्ले करना है। स्लाइड
जो मैं भी हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हैं, कि किन किन स्टेप्स से अगर वो पेशेंट हमारा एथलीट या प्लेयर जो है वो गुजरा है, तो उसके बाद वो किन स्टेप्स के बाद हम उससे दोबारा रिटर्न टू प्ले करेंगे, ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मोबिलाइजेशन। जब भी पेशेंट गिरा है, खेलते हुए चोट लग गई है, तो चीज लग गई है, तो उसको पहले इमोबिलाइज, फॉर इंस्टेंस पेशेंट की टांग का फ्रैक्चर हो गया, इमोबिलाइज आपने फौरन उसी तरह कर देना है, उसको आपने प्रिवेंट कर लेना है फर्दर इंजरी से। नेक्स्ट स्टेप में इस इमोबिलाइजेशन का जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप फर्दर इंजरी से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस सिंपल एक एंकल स्प्रेन ही हुई है, अगर वो एंकल स्प्रेन के साथ आप उसको स्प्रे कर दें, वो दोबारा खेल दे, तो उसकी इंजरी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लिहाजा उसको असेस करके फौरन इमोबिलाइज करते हैं, ताकि फर्दर इंजरी से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन हम उसकी रेंज ऑफ मोशन सेस करेंगे। ये मैं आपको 6 स्टेप्स बता रहा हूँ, जिससे आप हर पेशेंट जो भी प्लेयर होगा वो गुजरेगा, ताकि वो टर्न टू स्पोर्ट्स जा सके। नेक्स्ट स्टेप में उसकी रेंज ऑफ मोशन, फॉर को हम इमोबिलाइज कर दिया, 3 वीक्स गुजर गए, आप उसकी रेंज ऑफ मोशन जो पहले वाली थी उसको हम वापस लेके आएंगे। थर्ड विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। फिर क्या इंजरी जो इमोबिलाइज करने 3 वीक्स को खेल नहीं सका, उसके मसल जो कमजोर हो गए, तो उसको हम बेसिक अपनी स्ट्रेंथ उसकी जो वापस लेंगे। नंबर 4 उसका बैलेंस, स्पीड, पावर, एजिलिटी जो है ना, वो सब की सब असेस की जाएगी। नंबर 5 पे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो खास स्पोर्ट्स है, फॉर इंस्टेंस स्विमर है या बैडमिंटन खेलता है, टेबल टेनिस, उसके रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको असेस किया जाएगा। फिर हम उसको स्लोली पहले पार्शियल रिटर्न टू प्ले करेंगे। अगर वो 6 आवर प्रैक्टिस करते थे तो हम उसको 1.5 आवर अलाउ करेंगे, और देन हम आखिरी स्टेप में उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन और फुल रिटर्न टू प्ले जो है वो फुल रिटर्न टू स्पोर्ट्स उसको करेंगे। ये हमारे बेसिक 7 स्टेप्स हैं, इसको हम फॉलो करेंगे। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते जाते हैं कि किस तरह किस स्टेप से आपने अपने प्लेयर को लेके चलना है, ताकि वो जब हम रिटर्न टू प्ले हो या रिटर्न टू स्पोर्ट्स हो, फुली फंक्शनल हो, वो पूरा compete कर सके। अगर वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, तो आपके लिए वो विन करके है, ना कि हाफ हार्टेडली जाए कि मैं तो पहले इंजर्ड था, मैं री इंजरी ना हो जाए। तो लिहाजा इन बेसिक स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले सकेंगे। तो सबसे पहला है जी इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन, जैसा अगर मैंने अभी शोल्डर डिस्लोकेशन की मिसाल दी थी, अगर उसका शोल्डर डिस्लोकेशन हमारे एथलीट का, तो आप उसको पहले इंट्रोड्यूस करके बाद इस तरह आप उसको स्प्लिट कर दें, ब्रेस दे दें। अगर उसके टखने पे चोट आ गई है तो आप उसको ब्रेस से कास्ट कर सकते हैं, स्प्लिट दे सकते हैं। अगर फ्रैक्चर हो सका है इसी तरह, तो आप उसको जो भी आपके पास स्प्लिट अवेलेबल है उसको आप वो फौरन साथ दे दें। ठीक है, इसका पर्पज क्या है कि आपने ब्रेस दी, कास्ट दी, स्लिंग दी, सपोर्ट दी, ये सारी की सारी जो है सिंपल अल्फाज में कहूँ तो सपोर्ट है, जो कि इस जोड़ को या उस हड्डी को या उस पट्टे को, मसल्स को प्रिवेंट करती है फर्दर इंजरी ना हो, सोजिश ज्यादा ना हो, रिकवरी अर्ली हो। इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इन सारे मामला को इमीडिएटली आपने उस पेशेंट को स्टॉप करना है फ्रॉम प्लेइंग, और साथ ही साथ इमोबिलाइज कर देना। इमोबिलाइजेशन के लिए आपने एंकल से शुरू हो जाए, अगर एंकल में है प्रॉब्लम, नी में है, शोल्डर में है, एल्बो पे है, उस लोकेशन के मुताबिक आप उसको ब्रेस दे सकते हैं, पास दे सकते हैं, स्लिंग दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए सारे मामला आप कर सकते हैं। अभी हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं कि अगर ये सिनेरियो आपके पास आ जाए, आपका पेशेंट खेल रहा हो, प्लेयर खेल रहा हो, अगर उसको इंजरी हो गई, तो आप उसको किस तरह इमोबिलाइज करेंगे, किस तरह रिहैब करेंगे। बाकी इमोबिलाइजेशन के बाद के जो बाकी स्टेप्स है, रेंज ऑफ मोशन, वो इन 2-3 सिनेरियोस के बाद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। Footballers, like other athletes, risk injury often suffer ankle sprains. If they turn the foot too quickly during play, the foot can roll onto its side, damaging the ligaments tissue which support the ankle. Inside, the deltoid ligament. On the outside, the lateral ligaments. Front and behind the joint with the tibia and fibula leg bones, the tibiofibular ligaments.
A sprain most commonly occurs when the anterior talofibular and the calcaneofibular lateral ligaments stretch too far or tear. Front tibiofibular ligament damage accounts for 10 to 20% of sprains. Treatment ranges from resting or wearing ankle socks to physiotherapy using crutches and in severe cases surgery. जी, अभी आपने एक सिंपल सी वीडियो देखी, एक फुटबॉल प्लेयर था, वो खेल रहा था, उसको एंकल को इंजरी हो। अगर एंकल को इंजरी हो गई तो हम एक कॉमनली हम सब एक ही ट्रेनिंग है हम सबकी, तो हम कहते हैं जी कुछ भी टखने पे प्रॉब्लम हो गया है तो हम कहते हैं इसको एंकल स्प्रेन हो गई, एंकल स्प्रेन हो गई, इसको पट्टियां बांध दो, उसको कर दो। नो, ऐसा कतई नहीं करना। आप टीम फिजिशियन है, कोच है, आपने इमीडिएटली एबीसी वाले फार्मूले पे जो हमने लास्ट इंजरी वाले वेबिनार में डिस्कस किया था, आप उसको सेस करें। एयरवे ABC बोल, एयरवे के पेशेंट सांस ले रहा है तो यानी कि उसको सिर्फ टखने पे इंजरी नहीं है, उसको यानी कि हेड पे बॉडी पे कहीं और चोट तो नहीं लगी, यानी उसका सांस ले रहा है, एयरवे क्लियर है, ब्रीदिंग, उससे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सी सर्कुलेशन, यानी कहीं जख्म जो तो नहीं आया जिसकी वजह से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, आपने उसको प्रिवेंट करना सबसे पहले। डी डिसेबिलिटी, यानी कि उस वजह से उसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं कोई हो गया। सो लिहाजा बेशक एक टखने पे चोट आई है तो लेकिन सिंपल जो असूल हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ABCD, इसको आपने फॉलो करना है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, देन डिसेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। जैसे इस वीडियो की अगर हम बात कर लें तो इसमें टखने पे चोट आई, अब आप क्या करेंगे? अगर आप उधर टीम कोच है या फिजिशियन है या डॉक्टर है तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली आपने वही काम करना है जो कि इसमें ये लड़की जो नजर आ रही है, जो भी डॉक्टर है या फिजिशियन है या कोच है, इसका जो रोल है, इसने इमीडिएटली इसको सेपरेट कर दिया है, उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। तो क्या उसको नहीं पता कि ये सिर्फ एक सॉफ्ट टिश्यू स्प्रेन है या स्ट्रेन है कि नीचे फ्रैक्चर या हड्डी टूट गई है, टखना निकल गया हुआ, जोड़ निकल गया, उसको नहीं पता। इमीडिएटली आपने उसको प्रोटेक्ट कर लेना है, इमोबिलाइज करना है, जो कि हमने पहली स्लाइड में बात की कि इमोबिलाइज कर लेना है। वो आपके पास स्प्रिंट उधर अवेलेबल होते हैं, उसके मौजूद होते हैं, उसके बाद आप असेस करते हैं। उसके दो फायदे हैं आपको। नंबर 1, आप उसको सोजिश से प्रिवेंट कर लेते हैं, मजीद इंजरी नहीं होने देते, आपकी असेसमेंट ठीक हो जाती है। नंबर चौथा पॉइंट ये है कि उसकी इलाज में आसानी रह जाती है। सो अगर इसी पेशेंट को हम बात कर लें कि हम कहते हैं जिसको एंकल स्प्रेन हो गई और आपने इमोबिलाइज कर दिया, सिंपल एंकल स्प्रेन हुई, इमोबिलाइज कर दिया और पेशेंट का 3 वीक्स गुजर गए तो पेशेंट को अभी भी पेन है, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे से तो चंद कदम भी नहीं चला जाता। या फिर आता 6 हफ्ते बाद, आप उससे कहते हैं नहीं आप मालिश करें, वर्जिश करें, फिजियो करें, ठीक हो जाएगा। 6 हफ्ते बाद फिर आ जाता है कि डॉक्टर साहब मेरी तो दर्द उसी तरह है कि मैं अब क्या करूं? तो उसको आपने कैसे इलाज करना है? क्या ये तो नहीं हम कह सकते जी आप स्पोर्ट्स छोड़ दें? हम तो आई इसलिए हैं कि उसको रिटर्न टू स्पोर्ट्स करना है, रिटर्न टू प्ले करना है, वापस लेके आना है। तो इसमें जदीद तरीका इलाज जो कि पूरी दुनिया में राइज है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या उसके टखने में, एंकल जॉइंट में इंस्टेबिलिटी आ गई थी, क्या वो पट्टा टूट गया था जो कि हमारे मूवमेंट करता है एंकल जॉइंट पे, क्या उसमें खाली स्प्रेन आया है, क्या टीयर बहुत ज्यादा था कि उसको हील नहीं हो सका 6 वीक के बाद भी, तो उसको फिर आपने क्या लेके देना? हम बेसिक्स, हम ABC और वो इमोबिलाइजेशन वाला हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम जाएंगे जैसे जैसे पुरानी डिजीज होती जाए, जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और डिजीज उसकी पेशेंट की उधर या प्लेयर की, और प्लेयर रिटर्न टू प्ले नहीं हो पा रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले जो आजकल हम तरीका इलाज यूज करते हैं, बड़ा कॉमनली यूज करते हैं कि एक पेशेंट है 6 वीक गुजर गए, फिर अभी भी लेटरल साइड पे है और वो वॉक भी पूरी तरह नहीं कर पाता, तो हम उसका MRI करवाते हैं, तो उसमें बताता है जी कि लेटरल साइड पे लिगामेंट का टीयर है या मीडियल साइड पर डेल्टॉइड लिगामेंट का टीयर है। तो हम जो आज का रिसेंट इलाज है PRP यूज करते हैं, यानी कि पेशेंट अपने प्लेयर का, काइंडली कुछ के माइक ऑन है, काइंडली माइक म्यूट कर लेंगे, थैंक यू, शुक्रिया। उसमें हम ये करते हैं कि अपने प्लेयर्स का ही ब्लड लेके उसमें से जो वाइट सेल्स हैं, जो उसके ताकत के सेल्स हैं, वो हम उसके इंजेक्ट कर देते हैं जॉइंट में। जहाँ पे इंजर्ड होता है, वो लेटरल साइड है या मीडियल साइड है, जहाँ पे वो होगा हम उसको इंजेक्ट कर देंगे और उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। उसका हीलिंग का प्रोसेस जो है ना, बजाय वो 6 वीक वेट करने के बाद फिर 6 वीक के बाद आए, तो हीलिंग का प्रोसेस जो है वो नेचुरली इनहेंस हो जाता है PRP की वजह से। तो वो अर्ली रिहैब और फिर वो उसके बाकी स्टेप्स हैं उसके बाद फॉलो हो जाते हैं।
इसी तरह हम एक और इससे भी आगे की बात चलते हैं। एक पेशेंट इसी तरह एंकल के साथ आया, उसके जी छोटे सी हड्डी टूट गई, यानी कि जॉइंट के अंदर जिसे हम कहते हैं कि ऑस्टियोकोंड्रल लीजन हो गई और ट्विस्टिंग की वजह से, तो उसके अंदर वो लूज बॉडी जॉइंट के अंदर आ गई। वो जब भी चलता है उसका जो एंकल जॉइंट है वो लॉक हो जाता है, पेन करता है, और वो पेन बड़ी शदीद है, उसमें वेट भी नहीं होता, वो रनिंग भी नहीं कर सकता, ट्विस्टिंग मूवमेंट भी नहीं कर सकता। तो उसका क्या इलाज है? पहली स्टेज से हम बात कर चुके हैं, पहली स्टेजेस हम गुजार चुके हैं। उसका तरीका इलाज ये है कि आज हम आर्थ्रोस्कोपी करी, जैसे आर्थ्रोस्कोपी हम कहते हैं कैमरे से, हम इसके एंकल जॉइंट में कैमरा डालते हैं। वो जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल पीस है या लूज बॉडी है जो कि उसको ब्लॉक करती है, जो उसकी मूवमेंट को नहीं जाने देती, वो कैमरे के जरिए हम उसको निकाल लेते हैं। कैमरा एक सिंपल सा है, मैं आगे अपनी इसमें वो पानी लग जाता है, को निकाल देते हैं लूज बॉडी को, और उसकी जो ब्लॉकिंग होती है, जो रेंज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम करती है चीजें, ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन चलो बच्चों सारे इसे। पानी का लाओ, बहुत हवा चली खड़ी है। अच्छा, अब हमने ठीक। पीआरपी लगा दिया या आर्थ्रोस्कोपी के से उसको क्लियर कर दिया, पेशेंट का प्रॉब्लम हल हो गया। लेकिन उसके जो बाकी स्टेप्स हैं कि कब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथनिंग करनी है या एंड्योरेंस करनी है, और बाकी जो अगले स्टेप हैं वो इसके फौरन बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरा हम स्टेरियो लेते हैं अपना नी जॉइंट का। जी, अभी आपने इस वीडियो में देखा कि एक फुटबॉलर था, तो फुटबॉल खेल रहा था, तो उसको नी वेल्गस हुआ, यानी कि पाँव उसका जमीन के ऊपर था और नी जो है वो ट्विस्ट हुआ। ट्विस्टिंग की वजह से उसके जो नी जॉइंट के अंदर लिगामेंट थे, जिसको हम अपनी जुबान में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं या एसीएल बोलते हैं, वो टूट गया। इसी तरह पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है जिसे पीसीएल कहते हैं, वो भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो मोस्ट कॉमन इंजरी है देन द पोस्टीरियर क्रूशिएट। अब इस पेशेंट को अब आप क्या करेंगे? अप्रोच है, हमने वही असेसमेंट ए बी सी, फिर उसको इमोबिलाइज कर दिया, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो है जो इमीडिएटली गिरते हैं तो वो फौरन फौरन स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि जब एसीएल या पट्टा जो डोरी जो टूटती है, उसके टूटने के अंदर नी जॉइंट के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, वो स्वेलिंग हो जाती है, और पेशेंट जो होता है वो उसके ऊपर अपने पाँव पे नहीं चल सकता। आप उसे रेस्क्यू करके प्रोटेक्ट कर दिया और आपने उसको स्वेलिंग की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट की स्वेलिंग 2 से 3 हफ्तों में सेटल हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि हमारा पेशेंट बिल्कुल फिट है, इंजरी हुई, स्वेलिंग हुई और स्वेलिंग सेटल हो गई, अब जैसे ही पेशेंट वापस आएगा ग्राउंड में, रिटर्न टू प्ले करेगा, तो उसका घुटना जो है वो स्लिप हो जाएगा, यानी वो लचक खाएगा। क्या ऐसा फील होगा पेशेंट को कि जैसे वो चलता है तो उसका घुटना निकल रहा है, स्लिप हो रहा है, अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, जोड़ में जो पकड़ थी वो नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम क्यों होंगे? जैसा कि क्लास क्वेश्चन भी एक मैडम ने किया था कि उसका उनका घुटना जो है वो निकलता है, स्लिप होता है, टूट जाता है। तो इसमें नी जॉइंट के अंदर जो डोरी है, जिसे पट्टा है, जैसे हम एसीएल कहते हैं या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, ये टूट गया, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। अब इसका तरीका, अगर ये कम्प्लीटली टूट गया है तो ये जोड़ नहीं सकता, यानी नेचुरल इसमें हीलिंग का जो पोटेंशियल है वो ये नहीं है कि ये पट्टा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि एंकल का या किसी और जगह के वो जुड़ जाए। ये कतन ऐसा नहीं जुड़ता, ये टूट गया है तो इसको रिकंस्ट्रक्ट होना है या रिपेयर होना है। इमीडिएट रिपेयर करते हैं, और अगर कुछ टाइम गुजर जाए और बाकी फैक्टर हो तो हम इसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी इसकी जगह नया पट्टा डालते हैं। पेशेंट का जो अपना ही होता है, बाहर की दुनिया में अवेलेबल होते हैं, जिसे हम एलोग्राफ्ट कहते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो हमारे पास पेशेंट के अपने ही जो पट्टे हैं वो हम इसको यूज कर सकते हैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि जी आपका पट्टा टूट गया तो अब आप अनफिट हो गए हैं, आप खेल नहीं सकते, यानी आपकी ये स्टेबिलिटी झटका खाता है, इसका कोई इलाज नहीं है।
ना कि हम ये भी नहीं कह सकते जी इसकी हम फिजियो करते रहे, वर्जिशें करते रहे और इसको चलाते रहे, कतई नहीं। इसका जो तरीका इलाज है वो जो कि पूरी दुनिया में राइज है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो है आर्थ्रोस्कोपिकली सीरियर क्रूशियल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, जो कि मैं आपको दिखा दूँ जैसा है। अब ये देखिए, ये आर्थ्रोस्कोपी की मतलब इस पेशेंट में हमने उनमें कैमरा डाला, जो कि मैंने बताया 4 मिलीमीटर का कैमरा होता है नी जॉइंट के अंदर। ये दोबारा वीडियो देखते हैं जी। ये देखिए जी, जो पट्टा जो ऊपर से नीचे को आ रहा है ये कंटिन्यूअस होता है, जिसे हम एसीएल कहते हैं। जाके आप, जैसा कि आपने पीछे वीडियो में भी देखा, जब ये टूटता है तो इस तरह सेंटर से ये टूट जाता है। ये टूटा हुआ है या ये कंटिन्यूस ऊपर से देखें नीचे आ रहा, कंटिन्यूस नीचे आके ये टूट गई है, ये डोरी या एसीएल ये दरमियान से टूट गया है, ये जुड़ नहीं सकता। इस पेशेंट की हमने कोई 6 मंथ के बाद आर्थ्रोस्कोपी की है, जो पेशेंट हमारे पास लेट आया, तो आप देख सकते हैं ये जुड़ा नहीं हुआ, यानी कि नेचुरल इसमें टेंडेंसी जुड़ने की है ही नहीं। इसको रिपेयर ही होना है, ये इसको रिकंस्ट्रक्ट होना, नया ही डलना है। वो किस तरह नया कैसे डालते हैं, हम पेशेंट के पास जैसे हमारे पास हैमस्ट्रिंग टेंडल अवेलेबल है, या हमारे पास पटेलर टेंडन है या क्वाड्रिसेप टेंडन है, मुख्तलिफ पट्टे हैं जो कि हम बॉडी से लेके हम यूज कर सकते हैं, जितने जिसके इसकी अपना स्टेबिलिटी भी आ जाती है और पेशेंट के इतना कोई नहीं भी जाता, क्योंकि नहीं यूज हो रहा था, हम बाहर से नहीं लेते। ये है जी नया। ये अभी आपने देखा, ये डोरी हमने नी जॉइंट में नीचे वाली हड्डी से ऊपर वाली हड्डी के दरमियान पूरे का पूरा पट्टा नया डाल दिया। ये कैमरे के 4 मिलीमीटर की पोर्टल से हम डालते हैं इसको। अब पेशेंट का नया टूटा हुआ पट्टा इस नए पट्टे से रिप्लेस कर दिया, यानी कि वो अपने जो प्री इंजरी लेवल पे था उसी लेवल की तरफ चल गया। मतलब बता मकसद ये है कि हमने पेशेंट को रिटर्न टू प्ले करना है, नहीं करना अब रिटर्न टू प्ले लाना है, रिटर्न टू स्पोर्ट्स लाना है। उसका तरीका जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक हल है। अगर तो खाली स्प्रेन है तो उसका वो इलाज करेंगे, अगर तो पट्टा टूट गया है, डोरी टूट गई है, तो उसको नया डालेंगे, रिप्लेस करेंगे। टारगेट है रिटर्न टू स्पोर्ट्स, और उसको हल करने के लिए जो भी पेशेंट की इंजरी है, जो सिवियरिटी है, उसके इंडेक्स के मुताबिक उसका तरीका इलाज, और वो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। यही पहले जो प्रॉब्लम थे, इन्हीं के लिए हमारे जो के इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको बाहर जाना पड़ता था, और आप ये इलाज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब हमने सर्जरी कर दी, इस पेशेंट की नया पट्टा डाल दिया। अब इसकी जो रिहेबिलिटेशन है, जो फिजियो है, जो वर्जिशें हैं, उसका सेम मैकेनिज्म है जो कि हम पहले अगर एक पेशेंट स्प्रेन हुआ तो उसके बाद फॉलो मोबिलाइज कर देंगे, और इसके बाद हम इसकी रिहेबिलिटेशन है वो 1 बाय 1 जो हमने पहले 7 स्टेप्स डिस्कस किया, इसके बाद वो दोबारा वही steps दोबारा शुरू हो जाएंगे।
जी सॉरी, वो इंटरप्शन थी, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे अगर हमने पेशेंट की सर्जरी कर दी, बेशक वो एंकल ज्वाइंट की थी या नी ज्वाइंट की थी, तो उसके बाद हमने उसको रेंज ऑफ मोशन वापस ले दिया। रेंज ऑफ मोशन क्या है? तो उसके मसल्स जो है या टिश्यू है वो इसको इतना अलाउ करें कि वो ज्वाइंट जो है वो पूरी रेंज ऑफ मोशन, यानी कि अगर नी ज्वाइंट है तो 110 डिग्री तक वो अपनी रेंज ऑफ मोशन वापस लेके आ सकते हैं। इसी तरह जब आपने पहले इमोबिलाइज किया पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में, उसको एंकल स्प्रेन वाले को, उसको हम इमोबिलाइज ही नहीं छोड़ सकते कि 6 हफ्ते भाई आप इसी में पड़े रहे तो बाद में ठीक हो जाएगा। नो, जैसे ही पेशेंट की पेन फ्री होगा, उसकी दर्द खत्म होगी, तो हम उसको रेंज ऑफ मोशन वापस लेके आएंगे। रेंज ऑफ मोशन क्यों लेके आते हैं वापस? ताकि उसके मसल जो है वो इतने ज्यादा अलाउ करें उसको स्ट्रेचिंग, कि वो इसकी जो पेन है वो भी कम हो जाए और मसल की पावर भी वापस आना शुरू हो जाए और उसकी जॉइंट की मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों ही अचीव हो सके। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेज, फर्स्ट हमारा इमोबिलाइजेशन, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ मोशन। थर्ड इज बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि जो आपने मसल नया, जैसे हमने इसमें सर्जरी की नी जॉइंट में, इसमें पट्टा डाल दिया, इसके इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं, यानी थाई के मसल्स हैं जिनको हम क्वाड्स बोलते हैं, या हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, नीचे टांग के मसल्स हैं, इनको आपने इर्द गिर्द के मसल को स्ट्रेंथन अप करना है। स्ट्रेंथन अप इतना करना है कि वो जो प्री लेवल था वो उस तक चला जाए। अगर उस तक जाने के लिए उसकी पावर जो है वो 95% ऑफ देयर प्री इंजरी स्टेट होनी चाहिए। हमने बात की है, सारी बातें रिलेट करेंगे, रिटर्न टू स्पोर्ट्स, रिटर्न टू प्ले, रिटर्न टू ग्राउंड पे। ठीक, अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब मेरी तो आप मेरे कोच हैं, तो मेरी तो मोबाइलाइज आपने कर दिया या मेरा नई डोरी पट्टा एसीएल नया डाल दिया, पावर मेरे जो मोशन भी आ गई, तो ताकत कितनी होनी चाहिए, कि कितनी ताकत होगी तो आप कहेंगे जी जी नो यू आर फिट एनफ टू गो एंड प्ले। वो आपकी जो 95% ऑफ द प्री स्टेट थी ना वो होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आपका राइट बाजू है और लेफ्ट बाजू, ऐसे आप कंपेयर करें तो 95% इसमें पावर होनी चाहिए, 100% अगर लेफ्ट में है तो 95% इसमें भी होनी चाहिए। इसको बड़ा सिंपल कंपैरिजन के लिए, अगर एक टांग में 100% पावर, दूसरी में 95% होनी चाहिए एटलीस्ट, तो फिर आप उसको अलाउ करेंगे। ये नहीं कि अभी आप उसकी स्ट्रेंथनिंग शुरू की है, मतलब पेशेंट को फील हो रहा है मेरी दर्द खत्म हो गई, सोजिश खत्म हो गई है और मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, तो आप उसे अलाउ कर दें। नो, 50% भी अलाउ नहीं करेंगे, 95%। ये क्यों करते हैं कि 95% या 100% ही हो सकते हैं? जब आपकी जो पावर पूरी गेन नहीं हुई, स्ट्रेंथ पूरी गेन नहीं हुई होती, तो उस पेशेंट्स को स्टडीज कहती हैं, रिसर्च कहती है कि इंजरी का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि ऐसे एथलीट्स, ऐसे प्लेयर री इंजर्ड बहुत ज्यादा होते हैं जिनमें पूरी स्ट्रेंथ अचीव नहीं हो सकती होती। लिहाजा आपने इस री इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए 95% ऑफ द प्री इंजरी स्टेज होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इन द आप उसको अलाउ करेंगे खेलने के लिए कुछ स्पीड, यानी कि कुछ स्पीड के साथ गाँव को कवर कर सकता है। वो रनर है, वो स्विमर है, या वो हॉकी का प्लेयर है। काइंडली कुछ लोगों के ना माइक ऑन है, वो म्यूट कर लें, आवाज सबको क्लियर आएगी। तो उसमें आपने नोट करना है कि क्या वो पेशेंट जो है उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो अपने आप को कवर कर सके इस पूरी ग्राउंड में, ताकि वो उसकी जो स्पीड का जो लेवल है वो प्री इंजरी लेवल पे चला जाए। ठीक है, व्हाट अदर एक्सरसाइज वुड एन एथलीट डू टू हेल्प विद द स्पीड फॉर अ शोल्डर? जैसे ये हम स्विमर की बात कर रहे थे, स्विमिंग में आपने नोट किया है कि उन प्लेयर्स में स्विमिंग की सारी मूवमेंट्स बाजू की कंधे पे होती है, कंधे के जॉइंट पे होती है, तो किस स्पीड के साथ करता है? क्या वो अपने प्री इंजरी लेवल को अचीव कर रहा है? एटलीस्ट 95% कर रहा है, तो फिर आप उसको अलाउ कर देंगे। हाँ जी, अब आप या हॉकी का प्लेयर है या फुटबॉल का प्लेयर ग्राउंड में उसी स्पीड के साथ चल सकता है, तो फिर आप उसको अलाउ कर देंगे। हाँ जी, अब आप अपना खेल सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इन प्लेयरों ने जब खेलना है तो इनमें कौन से स्पोर्ट्स फंक्शन है वो अचीव हो रहे हैं, तो फिर हम उसको अलाउ करेंगे। फॉर इंस्टेंस कटिंग, ड्रिलिंग, लेडर, साइड शफल, स्क्वैटिंग, ये मुख्तलिफ खेलों के लिए मुख्तलिफ टारगेट्स होंगे जो कि वो प्लेयर या एथलीट वो अचीव करेगा, तो फिर आप उसको अलाउ करेंगे। अगर फुटबॉलर है, वो कटिंग पिवटिंग, जिसमें आपने नोट किया कटिंग पिवटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो क्या वो इनकी क्रॉस कर लेता है, उसी स्पीड से कर लेता है, या 95% ऑफ द प्री इंजरी लेवल कर लेता है,
देन यू कैन अलाउ। इसी तरह हॉकी का प्लेयर है, उसमें भी कटिंग पिवटिंग होती है, और इसी तरह स्क्वेटिंग, अगर वो इसकी ग्लूटी और सारी चीजें स्ट्रॉन्ग एनफ हो गए हैं तो प्री इंजरी लेवल के लिए मुताबिक तो फिर आप उसको अलाउ करेंगे। अच्छा, क्या आपने ये देख लिया कि इमोबिलाइज किया, फिर आपने उसकी मूवमेंट शुरू की, फिर आपने उसकी पावर स्ट्रेंथनिंग की, फिर आपने उसकी स्पेसिफिक जो स्पोर्ट्स के लिहाज से थी वो कर ले, तो अब मुझसे कहेंगे जाए जी खेलें, आप फुल खेलें? नो, बस आंसर इज नो। पहले उसे आप थोड़ा बहुत अलाउ करेंगे, पार्शियल रिटर्न टू प्ले करेंगे। जैसे ही पार्शली वो रिटर्न टू प्ले होगा तो फिर आप उसको फुली नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे। ये सारी चीजें कैसे असेस करनी है, इसके क्राइटेरियाज है जो कि हम नेक्स्ट हाफ ऑफ द प्रेजेंटेशन में वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So the injured athlete is released to participate in some, but not all practice activities. यानी कि अगर आप उसको टाइम में डिवाइड कर लें, अगर वो 4 आवर खेलता तो आप उसे 2 आवर अलाउ करें। अगर आप वो इंटरनेशनल लेवल का खेल रहा था तो उसे पहले नेशनल लेवल पे लेके चले, नेशनल था तो डोमेस्टिक लेवल पे खिलाएं, और इसके चेक करें, असेस करें कि उसका जो हर्डल्स हैं, जो इसके बैरियर्स हैं, जो इसकी रिस्ट्रिक्शन है, उनको क्रॉस कर रहा है। अगर वो ग्रेजुअली इन सारे के सारे क्रॉस कर रहा है तो फिर आप उसको वापस फुल रिटर्न टू प्ले करेंगे। फिलहाल करेंगे आप पार्शियल और रिटर्न टू प्ले। रिस्ट्रिक्शन में इंक्लूड कॉन्टैक्ट ड्रिल्स, अब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन, ओवर एक्सर्शन। ये जो चीजें हैं ना, ये आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के मुताबिक एडजस्ट करनी है। कि मिसाल के तौर पे अगर हम फुटबॉल का प्लेयर है तो उसकी जो कटिंग और ड्रिलिंग होती है उसको इस तरह लेके चलना है कि क्या वो उसके मुताबिक कर सकता है। अगर बाकी कोई और खेल का प्लेयर है तो उसके उसके मुताबिक आपने उसके पार्सल रिटर्न करना है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि विच एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू परफॉर्म। ये जो हमने बात की कि डिपेंड ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ द एथलेटिक एक्टिविटी, और इसका इंजरी क्या थी, और इंजरी के बाद जो उसने रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजरा है वो किस स्टेज में है। यानी कि अपनी अगर सारी स्टेजेस बेहतरीन क्रॉस करता जा रहा है तो फिर आप उसको पार्शियल अलाउ कर देंगे, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो कि हमारा फुल रिटर्न टू प्ले एक्टिविटी है उसकी तरफ ले सकते हैं। फुल रिटर्न टू प्ले एक्टिविटी क्या है? रिलीज टू ऑल प्रैक्टिस एंड कंपटीशन विदाउट लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। यानी कि तुम्हारा प्लेयर है उसको हम सारी एक्टिविटी अलाउ कर देंगे, वो अपना प्री सीजन ट्रेनिंग भी करे, सेशन भी करे, कंपटीशन भी करे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है तो कम्पीट भी करे विदाउट एनी स्ट्रिक्शन। यानी कि अब आप मेंटली रिलैक्स हैं कि हमारा जो प्लेयर एक इंजर्ड हुआ था, ग्राउंड में गिरा था, और वो अपनी सारी स्टेजेस उसको क्रॉस कर चुका है, अब वो फुली फिट है, फुली फंक्शनल है, फुली मूवमेंट है उसकी, फुली पावर है और स्ट्रेंथ है। अब हम उसको फुल अलाउ करते हैं कि जी रिटर्न टू प्ले करें या रिटर्न टू स्पोर्ट्स करें। इसमें अब उसमें उसकी स्ट्रेंथ भी पूरी गेन हो चुकी हुई है, उसकी रेंज ऑफ मोशन भी गेन हो चुकी है, और वो कंपटीशन में कर देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जब आपने इन सारी स्टेजेस से गुजारा है, सबसे बड़ा फायदा इस एथलीट को ये होगा कि री इंजरी प्रिवेंशन होगा। देखा गया है कि वो प्लेयर्स जो कि फुली फंक्शनल नहीं थे, फुली स्ट्रेंथन अप नहीं थे, फुली रेंज ऑफ मोशन नहीं थी, उनमें री इंजरी का लेवल बहुत ज्यादा था इन कंपैरिजन टू दो जो कि जिन्होंने टाइम लिया और फुल एक्टिविटी में रीहैब प्रोसेस से गुजरे और फुली फंक्शनल हुए, फिर वो रिटर्न टू प्ले। लिहाजा री इंजरी प्रिवेंशन यानी कि बजाय फायदा होने के पेशेंट प्लेयर को फर्दर नुकसान हो तो आप सारी स्टेजेस को क्रॉस करते जाएं, और इसके बाद आप उसको फंक्शनली अलाउ करें कि जी नो यू आर टू टेनिस, कि अब आप उसको अपनी एक्टिविटी जो भी इंवॉल्व है शुरू कर सकते हैं। तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया है, अभी हम एक दफा इसको रिवाइज कर लें कि बेशक हम नॉन सर्जिकल ट्रीट कर रहे हैं या सर्जिकल ट्रीट कर रहे हैं, मैकेनिज्म एक ही होगा। इमोबिलाइजेशन, मूवमेंट, स्ट्रेंथ, endurance, balancing, then partial turn, then full turn। ये 7 स्टेप जो हम इसी तरह फॉलो करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि 5-10 मिनट्स की आप ब्रेक ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन करेंगे जिसमें हम क्राइटेरिया देखेंगे, किस क्राइटेरिया से किस पे अगर नेक्स्ट पे जाना है, वो पहला अचीव करेगा तो नेक्स्ट पे जाएगा। और दूसरा हम शोल्डर और एल्बो के मतलब अपर लिम के मतलब अगर इनके प्रॉब्लम हो गए तो उनको आपने किस तरह डील करना। ठीक है जी, 5 to 10 मिनट्स की हम ब्रेक लेते हैं।
जी जी, हम दोबारा शुरू करते हैं जी अपना सिलसिला। थोड़ा ब्रेक जरूरी थी, थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन एक्टिविटी, और आप थोड़ा सा चहलकदमी जो जब पिछले 1 घंटे से बैठे थे। वो स्टडीज कहती हैं कि जो आप लर्निंग कैपेसिटी है ना, जो हम लेक्चर से सीखते हैं, वो 20 मिनट के बाद खत्म हो जाती है। तो ये तो सेशन 2 घंटे था, तो इसलिए दरमियान में ब्रेक जरूरी थी। मेरी आवाज सबको आ रही है जी? हाथ हिला देंगे जी, आवाज आ रही है तो कोई हाथ हो। ग्रेट, जिंदाबाद। सजाद अहमद खान साहब, टीओ कामू की, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट चलते हैं सेशन के, जिसमें हम अपर लिम्ब की कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम सर, अली बास एयर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट। और मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये इसके बाद क्वेश्चंस और आंसर्स का सेशन जो है वो डेफिनेटली मेरा ख्याल है आप अनाउंस करेंगे। थैंक यू। एडी साहब अपना माइक ऑफ कर लें। जी ऑफ कर दिया है प्लीज। मैंने ऑफ कर दिया सर। नहीं, आपका माइक अभी भी ऑन है। माइक के ऊपर क्लिक कर देंगे, अनम्यूट हो जाएगा। म्यूट का ऑप्शन आ रहा है सर। अभी भी आपका माइक ऑन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब हम दोबारा शुरू करते हैं अपना सिलसिला। रिकॉल कर लेते हैं एक दफा जो हमने पहले लर्न किया था। सबसे पहले व्हाटसोएवर इज द इंजरी, हम क्या करेंगे? इमोबिलाइजेशन, देन रेंज ऑफ मोशन, देन बेसिक स्ट्रेंथ, बैलेंस, स्पीड, पावर, एजिलिटी, पार्शियल रिटर्न टू, देन फुल रिटर्न टू प्ले। ये हमारे बेसिक स्टेप्स हैं रिटर्न टू स्पोर्ट्स के, जो कि आप सबने याद रखने हैं। जो भी प्लेयर होगा उन्हीं स्टेप से गुजरेगा तो अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकेगा। ये एक छोटा सा क्लिप देखें जिसमें कंधा जो है शोल्डर डिस्लोकेशन है, इसके केस को हमने डिस्कस करना है। आवाज आ रही है?
आपने ये वीडियो देखी, आपने ये वीडियो देखी जिसमें प्लेयर जो था उसका कंधा निकल गया। अब अच्छा, अब आपने दो चीजें इसमें नोट की हैं कि सबसे पहले उन्होंने गेम स्टॉप की और उसको अपने जो कीमती प्लेयर था उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद पिच साइड पे ले गए। ये नहीं कि उसी दौरान उधर ही मैनेजमेंट शुरू कर दी। जो टीम डॉक्टर होगा, टीम फिजियो होगा, वो इसको मैनेज करने के लिए साइड पे ले जाएगा, पिच साइड पे ले जाएगा, ताकि बाकी जो एक्टिविटी है गेम वो कंटिन्यूस करे। दूसरी, हमने एबीसी वाला फार्मूले को चेक किया, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, चल रहा है, हल कर रहा है। प्रॉब्लम जो है, जो इश्यू जो है वो उसके कंधे के साथ है। अब आपने कोशिश करनी है, अगर आप ट्रेन नहीं है तो आपने इसको रीलोकेट करने की कोशिश नहीं करनी। हो सकता है ये खाली फ्रैक्चर हो सकता है ये खाली कंधे की डिसलोकेशन हो जिसमें कंधा निकला हो सकता है ये दोनों ही चीजें हो। अगर तो आप क्वालिफाइड नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो आप कतन भी पिच साइड पे यानी ग्राउंड में इसको रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप इसमें ट्रेंड है तो एक सिंपल, सबसे जो सिंपल, बहुत से तरीके इसको ना रिड्यूस करने के, जोड़ को निकाल अपनी जगह पे लाने के लिए, जो सबसे सिंपल तरीका ये होता है, अगर आप उसको नोट करें तो उसने पहले बाजू को नीचे पुश किया है और दूसरा रोटेट किया है, यानी कि बाजू को आप बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, ठीक है। फिर आप उसको जो कोनी को है उसके अम्ब्लाइकस की तरफ, नाभ की तरफ लेके आते हैं और इसको बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, तो जो कंधा है, जो जोड़ है, जो अपनी जगह पे चला जाता है। लेकिन मैंने अगेन वही बात करूंगा, अगर आप ट्रेंड नहीं है तो इसको आपने नहीं छेड़ाछाड़ी करनी है। आपने करीबी जो डॉक्टर है उसके पास इसको ले जाना है ताकि वो इसको सिडेशन पे रिड्यूस करे। बाद दफा ये चूंकि प्लेयर्स काफी हेल्दी होते हैं, इनके मसल बड़े पावरफुल होते हैं, तो रूटीन सिंपली इसको बगैर मसल रिलैक्स किए, बगैर मसल को रिलैक्सेंट किए इसको रिड्यूस किया भी नहीं जा सकता। यानी कि कंधे के जोड़ को चढ़ाया भी नहीं जा सकता जब तक मसल्स और उसके पट्टे इसके रिलैक्स ना हो। वो सिंपल जाहिर बात है, उसको पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट के साथ ही बेहोश करके या सेडेट करके ही किया जा सकता है। तो लिहाजा आप इसको अवॉइड करें खुद करने से। अच्छा, इस पेशेंट का कंधा जी चढ़ा दिया, क्या आप इसको इमीडिएटली अलाउ कर देंगे खेलने के लिए? जैसे वो पूछ भी रहा था कि कैन आई एम ओके नो, नो, आप इसको कतन अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कंधा निकलता है तो आप अज्यूम करें कि जब उसकी बोन टू बोन, उसके इर्द गिर्द के लिगामेंट्स, उसके अराउंड मसल, वो सारे के सारे टीयर होते हैं, तो वो अपनी जगह से डिस्लोकेट होता है ना। पारिस्टस उसके जो सामने वाले कैप्सूल है, लिगामेंट्स है, वो टीयर हुए तो ये कंधा बाहर आया ना। उसको बाहर आने के लिए इसने सारी के सारे एक इंजरी प्रोसेस किया। तो इसलिए इस प्लेयर को हम फॉरन रिटर्न टू स्पोर्ट या ग्राउंड में इसी दिन में या इसी वीक में अलाउ नहीं कर सकते जब तक ये प्रॉपर हील ना कर सकते। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस पेशेंट को हम 6 हफ्ते प्लस इमोबलाइज कर दें, जो कि हमने दिया भी बात ये पहले सेशन में, स्लिंग लगा दी, तो इसको हम रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर दें? क्या ये इसका कंधा दोबारा तो नहीं निकल जाएगा? ये दो क्वेश्चन है। अब अगर तो पेशेंट की एज है 18-20 साल, जैसे कि यंग पेशेंट है, तो इसमें 80% चांस है कि ये कंधा इसका दोबारा निकल जाएगा। लिहाजा आपने इसके कंधे को दोबारा निकलने से प्रिवेंट करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए, इसको चेक करना है कि उसकी इंजरी का लेवल क्या है। सिंपल एक एमआरआई करवाते हैं, उसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या खाली उसका लिगामेंट है वो टूटा था या उसके साथ बोन भी टूटी थी जिसने इसको डिसलोकेट किया। तो उसकी असेसमेंट के बाद उसका क्या तरीका इलाज है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अब हम फॉर इंस्टेंस उसका जो पूरे का पूरा कैप्सूल लिगामेंट टूटा हुआ और पेशेंट यंग 18 साल का, तो उसमें 82% चांस है कि वो दोबारा निकल जाएगा। तो उसको हमने सर्जिकली, आर्थ्रोस्कोपिकली कैमरे के साथ स्टेबल करना है, तो इतना स्टेबल हो जाए कि वो दोबारा उसमें ना निकल सके। जो आजकल हम तरीका इलाज है वही मैंने अभी बताया भी, पहले भी बताया कि सिंपल एक कैमरा, आर्थ्रोस्कोपिकली कैमरा डालते हैं और इसको जो इंजर्ड लेवल है उसको हम शेव ऑफ करते हैं, सफाई करते हैं और जो टूटे हुए पट्टे हैं उनको दोबारा अपनी जगह पे एज पे लगा देते हैं ताकि वो दोबारा उसमें से डिसलोकेट ना हो सके। ये आप देख रहे हैं कि ये पट्टा टूटा था, इसकी हमने सफाई की, सारी सफाई करके ये धागों के साथ इसके बम्प धागे गुजारे,
धागे गुजारने के बाद ये जो टूटा हुआ पट्टा वो नीचे गिरा हुआ है, उसको हम दोबारा सफाई के बाद ऊपर इन धागों के साथ बांध के ऊपर ले आएंगे। ये देखें वो पीछे ये सारा आ गया। या आपने रेड वाला देखा कि वो किस तरह बम्प उसको उसने बना दिया, अपनी जगह पे वापस ले आया। यानी कि जो उसका लिगामेंट जो पट्टे जो टूटे थे, जो लिगामेंट या पट्टे जो इनके टूटे थे पीछे एंड पे चले गए थे, उनको वापस उठा के ले आए ताकि वो जो हेड है, गोला है, जो शोल्डर जो है उसको डिस्लोकेट ना होने दें। अगर हम यही इसको कहते रहे जी नहीं आप इसको अभी रेस्ट में रखें, इमोबलाइज रखें, वर्जिश करते रहें, तो ये नहीं होगा, ये दोबारा निकल जाएगा। तो लिहाजा इंजरी की सिवियरिटी के मुताबिक, इंस्टेबिलिटी के मुताबिक उसके डिसाइड करना। अगर तो फर्स्ट टाइम डिस्लोकेटर है, यही 45 साल उम्र है, ओकेजनली खेलता है, वीकेंड वॉरियर है, तो आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। यानी कि उसे आप स्लिंग लगा दें, 6 हफ्ते बाद आप उसको वर्जिश, इमोबलाइजेशन वो सारा प्रोसेस करें, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। यही पेशेंट अगर 18-20 साल का यंग है, एक्टिव है, उसने का पूरा कैरियर है, तो उसको आप स्टेबलाइज करें ताकि वो रिटर्न टू प्ले उसके मुताबिक हो सके। तो 2 फैक्टर आपने देखने हैं, पेशेंट की एज क्या है और कितनी बार कंधा निकल गया। नंबर 2 देखना है कि एमआरआई के ऊपर कि क्या वो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू था कि या बोनी इंजरी थी, यानी बोन भी 4 पीस था, उसके मुताबिक आपने इसका डिसीजन देखना है। यानी बहुत से फैक्टर्स हैं जो आप इसको लेके चलते हैं, लेकिन मेन 2, एज ऑफ द पेशेंट एंड द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी, ये चीजें आपको डिसाइड करेंगी कि पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट चॉइस क्या देनी है और उसके मुताबिक आपने उसको रिटर्न टू प्ले का तरीका क्या अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट हम केस डिस्कस करते हैं, बड़ा कॉमन आपने भी सुना होगा, वो इसकी टेनिस एल्बो के मतलब पेशेंट कंप्लेन करता है ये जो टेनिस स्पेशली खेलते हैं उनमें ये, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका नाम तो हम टेनिस एल्बो कहते हैं कि ये शायद टेनिस के प्लेयर्स में होता है। ये बहुत से प्लेयर्स स्पेशली हमारी फीमेल्स में होता है जो कि खेलती नहीं भी है, हाउस वाइफ होती है, उनमें भी ये प्रॉब्लम पाया जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, कोनी के बाहर वाली साइड पे पेशेंट को पेन होती है। पेन क्यों होती है, जो हमारे मसल्स हैं जो कि सारी ये मूवमेंट कंट्रोल करते हैं, जो एक्सटेंशन करते हैं पट्टे, इनमें जो सबसे छोटा होता है मसल, हम अपनी मान में से बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पेट ब्रेवियस ब्रेवियस, छोटा टेंडन, उसकी सोजिश हो जाती है। उस पट्टे की सोजिश की वजह से इस पेशेंट में पेन होती है, क्योंकि ये पेन ज्यादा होती है जिसमें मूवमेंट होती है, की मूवमेंट, जैसे आपने डोर का लॉक खोलना है, गाड़ी की चाबी लगानी है, या इस तरह की मूवमेंट जिसमें स्विंग अपना सुपिनेशन होती है इसमें, और ये पेशेंट के प्लेयर खेलते हैं टेनिस, उनमें ये मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको नाम भी टेनिस एल्बो दिया गया है। तो इन पेशेंट इसको कैसे आप ट्रीट करेंगे, इसमें आप वो तरीका इलाज लगाएंगे। पहले सबसे पहले कंजर्वेटिव कि आप इसको इमोबलाइज करें, आप उसको रेस्ट दें, आप उसको पेन किलर दें, आप उसको हीट और कोल्ड की स्पॉन्जिंग करें, तो फिर आप उसको करें। अच्छा, एक पेशेंट है जी, वो कहता है जी मैं तो पिछले 6 माह से इलाज करवा रहा हूँ, ये सारे तरीके मैं गर्म टकोर भी कर ली, सर्द भी कर ली, मेरी दर्द तो खत्म नहीं हो रही और मैं खेल भी नहीं पा रहा, तो क्या हम उसको छोड़ सकते हैं ऐसे? नो। फिर हम बात करेंगे कि जो कि पूरी दुनिया में तरीका इलाज है, एडवांस टेक्निक, स्टेम सेल, पीआरपी, आर्थोस्कोपी, ओपन सर्जरी, व्हाटसोएवर जो उसके लिए सूटेबल है। जो सबसे बेस्ट और आजकल जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, पहले रूटीनली हम कहना को स्टीरॉइड यूज करते थे, लेकिन अब वो एविडेंस कहते हैं कि वो बेहतर नहीं है, उनसे बेहतर है पीआरपी, यानी कि पेशेंट प्लेयर का अपना ही ब्लड लिया, उनमें से जो व्हाइट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, तो वो निकाल के उस जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं, जो इसको हीलिंग में, इसकी इन्फ्लेमेशन में, इन सारे प्रोसेस में बड़ा हेल्प करता है। और विद इन 4 to 6 वीक पेशेंट की पेन, इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम सारी सेटल हो जाती है। उसके बाद हम उसकी पेशेंट की प्लेयर की रिहैब स्टार्ट कर देते हैं, वही रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथनिंग, गेन पावर, इन सारे प्रोसेस से गुजर के वो रिटर्न टू स्पोर्ट्स आ सकता है। तो लिहाजा बात करने का मसला ये था कि अगर इंजरी बेशक वो नी की थी या शोल्डर की थी, अगर उसमें प्रॉब्लम लिगामेंट्स, बोन्स, टेंडन्स का है, तो हमने उसके मुताबिक उनको ट्रीट करना है। हर एक का हल सिर्फ और सिर्फ वर्जिशें और नहीं है कि पेन बर्दाश्त करते जाओ और खेलते जाओ। नो, पेन फ्री मोबाइल एक्टिविटी लेवल अचीव करना हमारा टारगेट है, ताकि वो पेशेंट दर्द के बगैर पूरा मोबाइल हो और प्रॉपर तरह से खेल सके हो। इन टारगेट्स को अचीव करना हमारा ओरिजिनल टारगेट है, और उसके लिए तरीका इलाज, ये सारी ऑप्शन मौजूद है जो कि पहले नहीं होती थी। अब हमारे कंट्री में सारा कुछ, आर्थोस्कोपी भी होती है,
PRP, स्टेम सेल, ये सारे प्रोसेस लग भी रहे हैं रूटीन में और इनके रिजल्ट्स भी एविडेंस बेस है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये मैंने अभी जो हमने डिस्कस किया कि हमने इसमें से प्लेटलेट्स, वाइट सेल विड्रॉ कर लिए, उनमें से वो 2 to 3 cc हम उस जगह पे लगाते हैं जिसमें से जहाँ पे सोजिश होती है, जिस पट्टे की सोजिश होती है। तो चूंकि इसमें प्लेटलेट्स में बहुत से ग्रोथ फैक्टर होते हैं, हीलिंग फैक्टर होते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, इन्फ्लेमेशन और सारी चीजों को सेटल करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे कि पेशेंट प्लेयर जो हमारा रिटर्न टू स्पोर्ट्स और रिटर्न टू प्ले वापस जा सके। सबसे पहले कि है क्या क्राइटेरिया? The specific level of the injured athlete must attain and demonstrate in order to progress to the next return to play steps. यानी कि अगर आपने उसकी रेंज ऑफ मोशन ही पूरी नहीं हो सकी तो आप स्ट्रेंथ और उसको पार्शियल रिटर्न पे नहीं जा सकते। अगर पेशेंट हमें शोल्डर के ऊपर 120 डिग्री सारे प्लेन में मूवमेंट, 360 डिग्री मूवमेंट चाहिए, वो अचीव होंगी तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अगर नी पे वो पेशेंट प्लेयर जो है वो 45 डिग्री नी इकट्ठा कर सकता है, फ्लेक्स कर सकता है, तो आप उसे 90 डिग्री वाली पे नहीं ले जा सकते। ये क्राइटेरिया मीन ये है कि एक स्टेप अचीव होगा, एक लैडर अचीव होगा तो नेक्स्ट लैडर पे आप चढ़ेंगे। यानी एक अगले स्टेप पे जाने के लिए पहला बेसिक स्टेप होना बड़ा ही जरूरी है। सबसे पहले अगेन वही जो 6 स्टेप्स हैं हमने रिकॉल भी किए। इमोबिलाइजेशन है, उसमें इमोबिलाइजेशन से मोशन पे जाना है, लेकिन सफिशिएंट हीलिंग टाइम रिकमेंडेड बाय द फिजिशियन और एथलीट ट्रेनर बिफोर द रिमूवल ऑफ द ब्रेस, कास्ट, स्लिंग। यानी कि एक जो इमोबिलाइजेशन का टाइम है, फॉर इंस्टेंस एंकल पे स्प्रेन आ गई तो आप उसे 3 वीक्स इमोबिलाइज रखेंगे ताकि वो जो हीलिंग, इन्फ्लेमेशन, सोजिश, वो सारा प्रॉब्लम था, वो फेजेस वो सारी गुजर जाए, अब वो पेन फ्री हो जाए, तो फिर हम उसके नेक्स्ट मूवमेंट वाली जो फेज है उसमें एंटर होंगे। इसी तरह अगर कंधे की बात कर लें तो मिनिमम 1 वीक, मिनिमम 1 वीक। इसी तरह एल्बो पे बात करें मिनिमम 1 वीक। नी पे भी जो भी ज्वाइंट है उसके मुताबिक मुख्तलिफ ज्वाइंट्स की मुख्तलिफ रिकमेंडेशन है कि किसको कितना करना है, और अगेन रिकमेंडेशन है कि इंजरी का लेवल क्या है। और तीसरी जो चीज है कि अगर हमने उसकी सर्जरी किया तो सर्जरी किस तरह की है। अगर ओपन सर्जरी किया तो बहुत लंबा अरसा आपने उसको इमोबिलाइज रखना है। अगर आपने आर्थ्रोस्कोपी किया तो नेक्स्ट डे आप उसको मोबिलिटी और मोशन वाली एक्सरसाइजेस के नेक्स्ट चले जाएंगे। लिहाजा पहली स्टेज इमोबिलाइजेशन, इससे नेक्स्ट स्टेज मोशन। क्राइटेरिया क्या है? मेरा ख्याल है जी दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई है शायद इंटरनेट में, तो अच्छा, अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ वी स्टार्ट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू अर्ली। यानी कि अगर हमें एक पेशेंट को इमोबिलाइज आपने किया था, उसको एंकल स्प्रेन थी, तो आपने फौरन उसको स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? उसके वही नुकसान। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेयर की पेन ही खत्म नहीं होगी। नंबर 2, उसकी सोजिश खत्म नहीं होगी। नंबर 3, वो रिटर्न टू प्ले अर्ली आ ही नहीं सके। यानी कि नेचर का जो प्रोसेस है, हीलिंग का प्रोसेस जो है, जिसमें इसने हील करना है, इन्फ्लेमेशन है, प्रोलिफरेशन है, वो सारी फेजेज है, वो 21 दिन के, वो टाइम 3 वीक्स आपने गुजारना ही गुजारना। तो लिहाजा अर्ली स्टार्ट करने से पेशेंट की कंप्लेन बढ़ेगी, ना कि उसकी वो पेन कम होगी। ठीक है, तो लिहाजा आपने जो भी ज्वाइंट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी जो रिकमेंडेड टाइम है इमोबिलाइज करने का, उसको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ मोशन। अगर हम बात करें कंधे की, तो अगर आप देख रहे हैं कि पहले में अगर 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऊपर 180 डिग्री तक जा रहा है, तो आपने ये ग्रेजुअली स्टेज रेंज ऑफ मोशन अचीव करनी है। फिर आपने अगली नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी स्ट्रेंथनिंग है, उस पर जाना है। कितनी परसेंट रेंज दिखा हुआ है? 90% नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मस्ट बी रिस्टोर्ड बिफोर बिगिनिंग द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया कि आप कितने परसेंट रेंज ऑफ मोशन अचीव हो गई है, आप नेक्स्ट फेज में मूव होंगे, वो ये है 90% आपके रेंज ऑफ मोशन। कंपैरिजन के लिए आपको सिंपल है, अल्लाह ताला ने दो ज्वाइंट रखे हैं, आप लेफ्ट इन्वॉल्व है तो राइट को कंपेयर कर ले,
लेफ्ट नहीं है तो राइट को कर लें, एंकल का भी इसी तरह कंपेयर कर लें, उससे आपको असेसमेंट हो जाएगी। दूसरा हमारे पास स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम गोनियोमीटर बोलते हैं, उससे भी हम मेजर कर लेते हैं कि एग्जैक्ट कितनी रेंज ऑफ मोशन अचीव हो गई है, कितने डिग्री रह गई है। वो स्पेशलाइज्ड जो फिजिशियन उनके पास अवेलेबल होते हैं गैजेट्स, उनके साथ भी कैलकुलेट, और रफली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पिच साइड पे करना चाह रहे हैं, तो आप दूसरे लिंब के साथ, दूसरे बाजू के साथ या टांग के साथ आप उसको कंपेयर कर लें, तो अभी आपकी रेंज ऑफ मोशन जो है ना कंपेयर हो जाएगी। फिर बात आ जाती है स्ट्रेंथ की। इन्होंने बताया जी कि आप नेक्स्ट जो है स्पीड या पावर या रनिंग जिसमें भी आपने एंटर होना है, उसके लिए आपकी स्ट्रेंथ मसल की होना बड़ी जरूरी है। कितनी परसेंट? एटलीस्ट 95%, कुछ जगह पे 90% है। कंपेयर आप दूसरे से कर सकते हैं, मशीनियों भी है, काइनेमेटिक्स और सारे कुछ है, लेकिन वो तो चले अवेलेबिलिटी पे बात करते हैं कि अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने ही लिम्स के 5 ग्रेड्स हम पावर करते हैं, 0 1 2 3 4 5, या वो कितनी पावर आप राइट बाइसेप का मसल है वो लेफ्ट से कितने परसेंट है वो से आप उससे आप कंपेयर कर लेते हैं। अगर कंपेयर नहीं कर सकते तो फिर वो स्पेशलाइज्ड मशीनरी है, उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि इन मसल्स की जहाँ पे इंजरी थी, अब इसकी पावर स्ट्रेंथ इस लेवल की है कि हम नेक्स्ट फेज ऑफ जो हमारी टर्न टू प्लेस है उसमें एंटर हो सके। जी, पावर स्पीड बिफोर बिगिनिंग टू स्पोर्ट्स फंक्शन। तो सॉरी, ये भी हमारी जो 90% एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि हम जो नेक्स्ट स्टेज में जाएं इन पैरामीटर्स को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर हम स्टकअप हो गए तो बाकी नेक्स्ट टारगेट है वो इसमें प्रॉब्लम होगा, वही फिर इसके फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो गए। आपने देखा कैसे पिवटिंग कटिंग इसमें हो रही है। ये सारी की सारी अचीव करने के लिए इन पैरामीटर्स का पूरा होना बड़ा ही जरूरी है। अभी बात वही जो हमने पहले की थी कि कौन सी गेम खेल रहा है, कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा है, उनके मुताबिक आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। वो अगर तो वो परफॉर्म कर पा रहे हैं अपनी एक्टिविटी तो फिर हम देखेंगे। एथलीट्स नीड टू डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू परफॉर्म स्किल नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन हिज स्पोर्ट्स। अगर वो टेनिस खेलता है, स्विमर है, हॉकी है, फुटबॉल है, जो भी गेम खेल रहा है, क्या वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड वो स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है और बगैर दर्द के कर रहा है, बगैर सोजिश के कर रहा है, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ कर रहा है, फुल स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है, तो इट मीन कि हम अपनी जो पेस है, जो हमारे क्राइटेरियाज हैं, वो पूरे पूरे अचीव होते जा रहे हैं। अब हम इस प्लेयर को अपने नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे। नेक्स्ट फेज क्या थी? पार्शियल रिटर्न टू प्ले, यानी कि देखिए आपने उसके ब्रेस पहनी हुई है लेकिन वो रिटर्न टू प्ले कर पा रहा है। बेशक वो टाइम उनको हाफ ले रहा है, बेशक वो लिमिटेड एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन वो खेल पा रहा है। और क्राइटेरिया पिछले वाले यानी पेन फ्री है, मोबिलाइज है, स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, स्पीड है, वो सारे के सारे अचीव हो चुके हैं। नो बीइंग अ कोच और ट्रेनर और टीम डॉक्टर आप भी बड़े खुश हैं कि मेरे जो प्लेयर्स था उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज जो हमने करवाई हैं, जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस लेके चले हैं, वो सारे का सारा अचीव हो गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह पार्शियल रिटर्न भी कर रहा है, रिटर्न टू प्ले भी हो गया। तो फिर हम आप इसको नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे जो कि हमारी फाइनल फेज है, रिटर्न टू प्ले। सो लिमिटेड प्रैक्टिस विदाउट पेन, वही जो मैंने बात की, और उसके बाद एविडेंस ऑफ पोस्ट एक्सरसाइज स्वेलिंग, और जो एक्सरसाइज के बाद स्वेलिंग भी कोई नहीं हुई और पेन फ्री भी रहा और रेंज ऑफ मोशन भी ठीक थी। तो नेक्स्ट इज द फाइनल full range of motion, full return to play, full return to sports. Release to all practices and competition without limitation or restriction, यानी कि अब इस प्लेयर को हमने अलाउ कर दिया है सारी एक्टिविटीज के लिए, बगैर ब्रेस के, बगैर सपोर्ट के, बगैर पेन किलर के, बगैर पोस्ट एक्सरसाइज स्वेलिंग के। यानी कि इन पेशेंट्स को ना पेन हुई, स्वेलिंग हुई, ब्रेस भी नहीं यूज की, सपोर्ट भी यूज नहीं करनी पड़ी, वो सारे पैरामीटर्स क्लियर हैं। तो फाइनल रिटर्न टू प्ले क्राइटेरिया कंप्लीटेड है, तो हमने इस पेशेंट प्लेयर को अपने को अलाउ कर दिया कि वो कंपटीशन लेवल पे, बेशक नेशनल है या इंटरनेशनल है, नो ही कैन सेफली गो एंड प्ले। सो दिस वाज द फुल प्रोटोकॉल ऑफ क्राइटेरिया जो कि हमने इसको फुलफिल कर दिया।
ये हमने बात कर ली सारी। नेक्स्ट कैसे ये स्पोर्ट्स से पार्शियल स्पेसिफिक एक्टिविटी की, फिर उसको फंक्शन किया। यही वो सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि हमने 1 बाय 1 सारे डिटेल डिस्कस किए हैं। लास्ट पे आपने देख लिया कि वो इन सारे लैडर्स को पेशेंट ने कंप्लीट किया, तो फिर हम उसे अलाउ किया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि ये तो थे यंग बॉयज, मतलब कोई 18 ईयर, 20 ईयर, 16 ईयर, इन पे है। एक प्लेयर्स हैं जो वीकेंड प्लेयर्स हैं या वीकेंड वॉरियर हैं, या गोल्फर है जो कि मतलब लेट एज के प्लेयर्स हैं, या लॉन्ग टेनिस है जो 45-40 साल के लोग खेलते हैं, या कुछ हमारे ट्रेनर हैं जो कि खुद 45-50 के अराउंड हैं, उनको आर्थराइटिस है प्रॉब्लम, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? ये तो था, हमने बता दिया। उनके लिए जो हम रूटीनली यूज करते हैं नी जॉइंट्स के, शोल्डर जॉइंट के लिए, वो पीआरपी है, जो कि एक तरीका इलाज है। वो मैं आपको थोड़ा सा इस पे अब डिस्कस कर लेता हूं ताकि इनके लिए भी फायदा हो जाए। ये किट होती है जी, पेशेंट का ब्लड लिया जाता है इसी तरह ही। एक किट, इस वो जो किट दिखाई पहले, इसमें इसको रोटेट करते हैं जिससे नीचे ब्लड, रेड ब्लड आ जाता है, ऊपर प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ऊपर वाले प्लेटलेट्स येलो जो नजर आ रहे हैं ये निकाल लिए जाते हैं और नी जॉइंट में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये दिखाने का ये मकसद ये था कि क्या जो हमारा एक रनर है, मतलब जॉगिंग जॉगिंग जो करता है, 50 ईयर्स का आदमी है या फीमेल है या 45 है, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं फिटनेस के लिए, हेल्थ अपने आप को फिट रखने के लिए, या वो टेनिस खेलते हैं, तो वो इन प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि अर्ली डिजेनरेशन प्रोसेस है, अर्ली आर्थराइटिस है, या नेचुरल प्रोसेस, सारी बात है, हर एक बूढ़े होना है, एज की तरफ जाना है, उसे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो रहा है, तो क्या उसे हम पेन किलर पे लगा दें, या उनको बस कहें कि दवाइयाँ खाई जाएं, या हम उन्हें कहें कि नहीं नहीं आपने वॉक नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, जॉगिंग नहीं करनी? नो, उनको फिटनेस के लिए आपने उनको प्रोवाइड करनी सर्विसेज। आप उन्हें एनर्जेटिक दें, क्वाड्रिसेप मसल जो है सामने वाले उनको स्ट्रेंथनिंग करें, हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेंथनिंग करें। इसका इतना फायदा है कि आप इसको रिटर्न टू स्पोर्ट जो भी वो कर रहा है उसको आप प्री इंजरी लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप उनके देखें, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, इज फिट है ना, वो 10 किलोमीटर तो ना डेली वॉक करते हैं, मतलब वॉक करते हैं, फिट है। लिहाजा आप उनको स्ट्रेंथन अप करें, अपने मसल्स को, क्वाड्रिसेप्स को, हैमस्ट्रिंग को, जितने भी प्रॉब्लम है वो आपके सेटल हो जाएंगे। अगर वो नहीं हो रहे, आर्थराइटिस ज्यादा हो रहा है, अर्ली डिजेनरेशन है, तो उसको हम नया तरीका इलाज, पीआरपी, इसके पेशेंट बहुत अच्छे रिजल्ट है। और आप इन पेन फ्री होने के बाद फिर अगेन रिहैब करें और आप अपना एक्टिविटीज जो है डेली की, जॉगिंग करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो करें। यानी कि ये वीडियो दिखाने का पर्पज ये था कि ये सिर्फ और सिर्फ जो स्पोर्ट्स सर्जरी है या स्पोर्ट्स मेडिसिन है वो सिर्फ और सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं है कि जो खेल रहे हैं, जो हॉकी है खेलता है या फुटबॉल, वही नहीं, फिजिकली एक्टिव पीपल जितने भी हैं ये उनकी डिजीजेज हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन उन्हीं लोगों के लिए जो फिजिकली एक्टिव लोग हैं, बेशक वो 45 का है या 101 का है, ठीक है, ये बेशक 16 साल का है या 55 साल का है। तो फिजिकली एक्टिव लोगों को हमने फिजिकली एक्टिव रखना है, स्पोर्ट्स में हमने वापस लेके जाना है, रिटर्न टू प्ले करना है। यही हमारा आज की टॉप का डिस्कशन का टारगेट था। होप वो हमने आज अचीव कर लिया। ये जी पीसीबी में विजिट किया था तो उधर ये सारे अपने इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारे एसेट्स हैं खेलते रहे, उनके साइन के साथ ये बैट्स मौजूद थे, तो उनके लिए होप सो कि आज की जो टॉक थी उसने काफी फायदा दिया होगा आपको। बहुत से तरीका इलाज जो कि वर्जिश और वर्जिश के अलावा भी है, जो कि पेशेंट के वर्जिश का जरूरत तो है ही है, उनके लिए उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज, प्रॉब्लम के साथ, सिवियरिटी के साथ, इशू के साथ, अगर वो उसका हल हो जाए और आप यही प्रोटोकॉल फॉलो करें। मैं फिर रिकॉल कर लेता हूँ, इमोबिलाइजेशन, मोशन, स्ट्रेंथनिंग, पावर, स्पीड, पार्शियल रिटर्न टू प्ले एंड फुल रिटर्न टू प्ले। इन्हीं 6 स्टेप से आप उसको लेके चलेंगे। बेशक उसने सर्जरी करवाई है, बेशक हमने उसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया है, तो इन्हीं करेंगे तो पेशेंट बिल्कुल 100% कंपटीशन में जा सकेगा, रिटर्न टू स्पोर्ट्स हो सकेगा, रिटर्न टू प्ले हो सकेगा। होप
टॉक आपको समझ आ जाएगी। बड़ी बेसिक्स और मोटी मोटी बातें की हमने, हम डिटेल में भी कर सकते हैं। तो अब कोई क्वेश्चंस है आपका, कोई आप डिस्कस